नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन पृथ्वी की गतियों के बारे में बात कर रहे थे और अपन ने एक पहली गति के बारे में पढ़ लिया था जिसका नाम है घूर्णन गति। अब अपनी बात आती है कि घूर्णन गति अपने भारतीयों को सर्वप्रथम किसने बताई कि भाई पृथ्वी की घूर्णन गति है। एक जो खगोल शास्त्री का नाम आता है आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अपनी पृथ्वी है जो गोल है। अभी तक अपन ने अपनी पृथ्वी को समतल समझा था, फिर उन्होंने बताया नहीं अपनी पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये बात आज से कई हजार साल पहले अपने को एक खगोल शास्त्री हुए हैं आर्यभट्ट, उन्होंने बताई थी। आज अपन उससे आगे अगला जो पॉइंट है अपना लेते हैं जिसका नाम है परिक्रमण गति। अब देखो, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण का तात्पर्य मैंने आपको बताया था परिक्रमा करना। परिक्रमा किसके करते हैं? जैसे अपन मंदिर के अंदर जाते हैं और परिक्रमा करते हैं, भगवान की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा निश्चित हो गई तो अपनी सूर्य भी अपनी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा लगाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। तो अपन आगे शुरू करते हैं आज अपना पाठ नंबर 2 पॉइंट, परिक्रमण गति। होती क्या है परिक्रमण गति? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करता है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। अब अपन ने बात की थी जो घूर्णन गति है उससे दिन रात बनते हैं, तो परिक्रमण गति से क्या परिवर्तन आता है? ऋतुओं में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? ऋतुओं में परिवर्तन आता है। चलिए ठीक है। एक और बात, अपन ने कहा था घूर्णन गति को करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन परिक्रमण गति करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो याद रखना 365 सही 1/4 दिन, या अपन इसे लिख सकते हैं 365। 1/4 का मतलब क्या हो गया? एक दिन का चौथा हिस्सा। एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। और 24 घंटे में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितने घंटे आ जाएंगे? 6 घंटे। तो 365 दिन और 6 घंटे के अंदर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करती है। तो परिक्रमा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी तो अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं 1 साल हो गया। इसे अपन क्या कहते हैं? 1 साल। लेकिन आप कहोगे सर ये 6 घंटे कैसे एडजस्ट करेंगे? भाई 365 दिन तो चलो हो गए। अब अगला दिन जिसे 365 के दिन मंगलवार है, तो ये तो बुधवार थोड़ा होगा, ये तो 6 घंटे है। तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया? इस 6 घंटे को हटा दिया। इस 6 घंटे को क्या कर दिया? हटा दिया। अपन ने क्या कह दिया? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो भाई इस 6 घंटे, भाई उस समय तो 6 घंटे लगता ही है, तो इस 6 घंटे का क्या करेंगे? अब इस 6 घंटे को एक दिन बनाएंगे। वो दिन कब बनेगा? वो बनेगा 6 घंटे, अगले साल और 6 घंटे लगे, फिर उसके अगले साल एक और 6 घंटे लगे, और फिर उसके अगले साल एक बार और 6 घंटे लगे। तो 4 साल में 6-6 घंटे लगकर कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और अपन ने 24 घंटे का क्या कह दिया? एक दिन बना दिया। तो जब यहाँ पर 4 साल हो जाते हैं
तो प्रत्येक चौथे साल अपन एक दिन काउंट करते हैं, और उस साल जो प्रत्येक चौथा साल होता है वो आपके 365 दिन का नहीं होगा, कितने दिन का होता है, एक और दिन बढ़ जाता है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं वो साल कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। तो ये तो गया 365 दिन का। और ये जो 6 घंटे हैं, ये अगर अपन यहां से निकाल कर इसको इंटू 4 यानी चौथे साल में करते हैं, तो यहां लिख देते हैं प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं। कैसे होते हैं ये समझ में आ गया। 365 6 घंटे को यहां से हटा दिया, 4 साल हो गए, यानी चौथे वर्ष के अंदर अपन एक दिन को बढ़ा देंगे, वो क्या हो जाएगा 366 दिन। तो और इसको यानी प्रत्येक चौथे साल को, जिस साल के अंदर 366 दिन होते हैं, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। कौन सा वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो ये लीप वर्ष या जो ये 365 दिन में एक दिन बढ़ा है, उसे अपन किसके अंदर जोड़ते हैं, उसमें फरवरी के अंदर जोड़ते हैं। और उस साल यानी जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। अब अपन बात करते हैं अपने को क्या पता चलेगा ये वर्ष लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो वर्ष आपके सामने दे रखा है उसमें 4 का भाग दीजिए, और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो सीधा सा हो गया वो लीप वर्ष है। और अगर शेषफल में कुछ भी वैल्यू आ रही है तो वो लीप वर्ष नहीं है। चलो एक उदाहरण करके देखते हैं। इसी साल का लेते हैं 2020। अपन ने क्या कहा था, किसका भाग देना है, 4 का भाग दे दो। 4 का 20 में दिया 5 बार, चलो आ गया 20। अगली संख्या 2 उतारी, 2 में जाता नहीं है तो यहाँ पर भाग टूट गया, और इसे यहाँ पर 0 और उतार लिया। 4 का 20 में दिया तो फिर आ गए अपने पास 5, 5 चौके 20, और ये हो गया अपना शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर अपने शेषफल कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2020 है ये एक लीप वर्ष है, और इसके अंदर जो फरवरी है वो 29 दिनों की होगी। ठीक है, चलो अगला एक और साल लेकर देख लेते हैं, 21 लेकर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 1, और यहां पर 1 आ जाएगा, यहां 5 आएंगे, यहां 20 आएगा और बच गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2021 लीप वर्ष नहीं होगा। चलो अगली एक साल और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहां पर 3 लिया तो यहां पर भी 3 आएगा, और शेषफल क्या बच जाएंगे 3। एक और ले लेते हैं, चॉइस कर लो। यहां पर चॉइस करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके 4, और यहां पर अपन अपने भाग में परिवर्तन कर लेंगे और ये आ जाएगा 24, और 6 बार गया, और यहां पर बच गया 0। तो फिर अगला जो लीप वर्ष आएगा वो कब आएगा, आपके 2024 के अंदर आएगा। और आगे निकालने हैं, इसमें 4 साल और जोड़ दो, 28 के अंदर आ जाएगा, फिर 32 के अंदर आ जाएगा। इन सभी सालों के अंदर क्या रहेगा, फरवरी रहेगी, वो 29 दिनों की होगी। और ये अपन क्यों करते हैं, आपको पता चल गया होगा। 6 घंटे को 4 सालों में मिलाकर करते हैं, क्योंकि 365 सही 1/4 या 6 घंटे को अपन साल के अंदर या दिनों के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले परिक्रमण गति क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति का परिणाम क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन। एक परिक्रमण गति में कितना समय लगता है, 365 से 1/4 दिन, जिसे अपन एक वर्ष भी कहते हैं, इसे अपन एक वर्ष भी कहते हैं। लेकिन अपनी सुविधा के लिए अपन ने इस 1/4 को हटा दिया है, 365 में कर लिया। 1/4 यानी 6 घंटों को 4 सालों बाद में अपन जोड़ते हैं और 366 दिन बनाते हैं। जो वर्ष 366 दिन का होता है, यानी जिस वर्ष में 29 फरवरी आती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अब अपने देखो, आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र आ रखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, आपको इसको याद करना है। ये किसका है, ये आपके पृथ्वी की परिक्रमण गति का चित्र है। परिक्रमण गति
परिक्रमण गति के साथ साथ में यह ऋतुओं को भी दर्शाता है। इस चित्र को ध्यान से देखने पर एक बात पता चलती है कि एक ही समय में अपनी पृथ्वी पर दो अलग अलग ऋतुएं बनती है। उत्तरी गोलार्ध में अलग ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अलग ऋतु होती है। तो अपने को ये एक बात ध्यान रखना है, याद करने के लिए अपन अपने भारत की दृष्टि से चलेंगे। अपना भारत कौन से गोलार्ध के अंदर है? तो अपना भारत है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो अपन उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलेंगे। देख लिया होगा आपने चित्र। अब वही चित्र अपन एक बार अपने बोर्ड पर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं, ये अपना हो गया सूर्य, ये अपना सूर्य बन गया। अब सबसे पहले इस गति की ओर चलते हैं। यहां पर अपनी हो गई एक पृथ्वी, ये हो गया अक्ष। यहां पर भी एक बार कर लेते हैं, बना लेते हैं पृथ्वी। ये हो गया अपना यहां अक्ष। यहां पर भी अपनी पृथ्वी बना लेते हैं। एक यहां पर भी अपनी ये बना देते हैं अक्ष, और एक यहां पृथ्वी बना लेते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले अपन यहां की बात करते हैं, और यहां पर किरणें, ये सूर्य की किरणें ये सीधी आएगी। अब जब यहां पर किरणें आएगी, ये तो हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सी रेखा हो गई? ये हो गई अपने कर्क रेखा। जब इस प्रकार झुका हुआ रहेगा, और ये हो गई अपने मकर रेखा, ठीक है। तो यहां पर ये किरणें सीधी किस पर गिरेगी? मकर रेखा पर किरणें सीधी गिरेगी। लेकिन अपन कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर किरणें कैसी गिरेगी? तिरछी गिरेगी। और अपने को पता है जहां पर किरणें तिरछी गिरती है वहां पर गर्मी अधिक नहीं होती है। तो यहां पर क्या होगा? यहां यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, अभी एक बात ध्यान रखना, अपन केवल उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे। ठीक उत्तरी गोलार्ध के विपरीत कौन सा होगा? वो आपके रहेगा दक्षिणी गोलार्ध की ऋतु। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो सूर्य की किरणें तिरछी गिर रही है, तो यहाँ पर अब मैं कह देता हूँ शीत ऋतु होगी। बात आई कि नहीं है समझ में? उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मकर रेखा पर तो सीधी गिर रही है, लेकिन जो कर्क रेखा अपना भारत यहाँ पर है, अपना भारत यहाँ पर है। तो अपने यहाँ पर भी क्या हो गए भाई? यहाँ पर किरणें तिरछी गिरेगी, और अपने उत्तरी गोलार्ध यानी पूरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या रहेगी? ये सूर्य किरणें तिरछी गिरेगी, और यहाँ पर पूरे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी। अब देखो, अब आता है यहाँ पर एक दिन की बात करते हैं, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा? ये जो 22 दिसंबर होगा, यहाँ पर मकर रेखा पर तो सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी गिरेगी, और जो आपके कर्क रेखा है उसमें ये सूर्य किरणें बिल्कुल तिरछी गिरेगी। तो इस दिन क्या होता है? यानी उत्तरी गोलार्ध, ये अपन पूरी बात कहाँ की कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। वहां पर दिन क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन, और सबसे लंबी रात। जितनी तिरछी गिरेगी उतनी ही लंबी रात, उतनी ही ज्यादा सर्दी, और जितनी सीधी गिरेगी उतना बड़ा दिन और उतनी छोटी रात होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य किरणें तिरछी गिर रही है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य किरणें सीधी गिर रही है। अब देखो, एक और चीज मैं बता देता हूं, जहां पर जिस गोलार्ध के अंदर सूर्य किरणें सीधी गिरेगी उसको अपन कहेंगे अयनांत। अब देखो, ये दक्षिणी गोलार्ध में सीधी गिर रही है, तो ये क्या हो गया? दक्षिणी, यहां लिख देता हूं, दक्षिणी अयनांत, ठीक है, क्योंकि यहां पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य किरणें सीधी गिर रही है।
तो जब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य किरणें सीधी गिरेगी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी रहेगी। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर किरणें हैं वो तिरछी गिर रही है। 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। अब देखो, अब अपना जो पृथ्वी है वो गति करते हुए कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाती है। ये गति करते हुए इस प्रकार यहाँ पर आ जाती है। अब क्या होता है, सूर्य की किरणें ऐसे गिरती है। ये सूर्य की किरणें जब वो यहां पर रहती है तो ये सूर्य की किरणें कहां पर गिरती है? अब सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है भूमध्य रेखा पर। अब किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है? यहां पर तो मकर रेखा पर गिर रही थी और यहां पर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा या विषुवत का मतलब क्या हो गया? यहां पर भूमि के बीच में गिर रही है। बीच में गिर रही है तो दिन भी बराबर रात भी बराबर। तो जब यहां पर भूमध्य रेखा पर गिरेगी तो दिन और रात, अपन वापस वही बात कर रहे हैं अपने उत्तरी गोलार्ध की। यहां हमेशा अपन किसकी बात करेंगे? उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। तो यहां उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, हालांकि पूरी पृथ्वी के अंदर की बात कर सकते हैं, दिन और रात बराबर रहेंगे, लेकिन एक बार याद उत्तरी गोलार्ध का करेंगे अपने आप ही दक्षिणी गोलार्ध का याद हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी। किस दिन 12 यानी ये उस समय होगा जब सूर्य की सीधी किरणें केवल भूमध्य रेखा पर ही गिर रही हो। तो कौन से दिन भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें गिरती है? तो यहां से अपन शुरू हुए थे 22 दिसंबर। अब देखो 12 महीने होते हैं तो 3-3 महीनों में बांट लो। यहां 3 महीने आगे चलो, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 22 दिसंबर, फरवरी आ गया तो एक दिन और कम कर लो, यहां पर हो जाएगा 21 मार्च। यहां पर कितना हो जाएगा? 21 मार्च। 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर, कुछ भाग छोड़ते हुए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा की जो क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है। यहां पर बात आ गई होगी समझ में। लेकिन इस समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर, अब देखो सर्दी के बाद में यहां पर जो ऋतु आती है वो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु। यहां पर ऋतु कौन सी आएगी? यहां आएगी बसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु आएगी। अब जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं या जहां से भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी गिरती है उसे अपन कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। जब जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है उसे अपन क्या कहेंगे? विषुव। और अगर ये दक्षिणी भाग पर या दक्षिणी गोलार्ध में गिरती है तो दक्षिणी अयनांत, और उत्तरी गोलार्ध पर गिरेगी तो उत्तरी अयनांत। अब अपन आगे देखते हैं, यहां पर सूर्य की किरणें परिवर्तन हो गई और कहां सीधी गिरने लग गई? उत्तरी गोलार्ध के अंदर सीधी गिरने लग गई। जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर सीधी गिरने लग गई तो यहां पर रेखा, ये किस रेखा पर बनने लग गई? कर्क रेखा पर सीधी गिरने लग गई। जब कर्क रेखा पर सीधी गिरने लग गई तो यहां पर सीधी सी बात है, कर्क रेखा के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपन वापस वही बात करेंगे, केवल उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हो गया? गर्मी हो गई। तो गर्मियों की ऋतु कौन सी आ गई? ये लोग ग्रीष्म ऋतु आ गई। अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होगा? यहां पर जब पूर्णतः सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर रहेगी तो क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा और रातें क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? दिन बड़ा और रातें छोटी। अब सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात ये कब होगी? वापस वही चलो, देखो 3-3 महीने का अंतर लिया है। 22 दिसंबर, फिर 3 महीने बाद में 21 मार्च। अब देखो मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। ये लो 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। कहां पर होगी? बात केवल करेंगे अपन उत्तरी गोलार्ध की। यहां उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। कब? 21 जून को।
बात आ गई क्या समझ में? अब अपन बात करते हैं अयनांत की। तो यहां पर अपन ने कहा था सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर गिर रही है, इसलिए दक्षिणी अयनांत है। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी कहां गिर रही है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये कौन सा अयनांत हो गया? उत्तरी अयनांत हो गया। बात आ गई क्या समझ में? ये उत्तरी अयनांत कैसे हुआ? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध के अंदर गिर रही है। अब देखो ये वापस आ गए, यहां गति करती हुई पृथ्वी जब यहां पहुंचती है तो जिस प्रकार यहां पर सीधी किरणें आई उसी प्रकार यहां पर भी तो सीधी किरणें गिरेगी। ये सीधी किरणें कहां गिरती है? वापस भूमध्य रेखा पर गिरती है। जब भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें गिरती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और जब भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें गिरती है तो क्या होते हैं? उस दिन यानी एक दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये ऐसा दिन कौन सा आएगा? वापस देखो 21 जून, फिर 3 महीने आगे चलो, जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब डेट आ जाती है आपके 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होगा? दिन और रात बराबर होगी। दिन और रात क्या होगी? बराबर होगी। अब देखो यहां पर सर्दियों से आगे बढ़े तो बसंत ऋतु आएगी। अब गर्मियों से आगे बढ़ेंगे तो अपने आएगी शरद ऋतु। शरद ऋतु अगर भूल जाओ भाई शरद ऋतु कब आएगी और बसंत ऋतु कब आएगी, तो शरद का याद रखने का तरीका है शीत ऋतु से पहले शरद ऋतु आती है। शीत का मतलब हो गया ज्यादा ठंड, शरद का मतलब हो गया थोड़ी कम ठंड। तो थोड़ी कम ठंड पहले आएगी फिर ज्यादा ठंड आएगी। तो याद ऐसे रख लो, पहले थोड़ी ठंड आई फिर पूरी ठंड आई। शीत ऋतु से पहले शरद ऋतु आएगी और शीत ऋतु के बाद में बसंत ऋतु आएगी। तो यहां पर 23 सितंबर को यानी जल्दी ही अपने 23 सितंबर आने वाला है जल्दी, 23 सितंबर को शरद ऋतु होगी और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। और ये शरद ऋतु कहां पर होगी? किसकी बात करेंगे अपन? केवल उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहां पर शरद ऋतु होगी, दिन और रात बराबर होंगे। कब होंगे? 23 सितंबर को। ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे गिरेगी इसलिए इसे विषुव कहेंगे। अब देखो वापस यह गति आ जाती है और यहां पर वही शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पिक्चर या फोटो देखी थी वो इसी की थी, वो यही समझा रहे थे। एक बार वापस उसी पिक्चर को देखना अपनी किताब के अंदर और वापस समझने की कोशिश करना, 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करना। अब देखो ये तो बात अपने उत्तरी गोलार्ध की है और अगर यहाँ उसी समय दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो दक्षिणी, चलो उत्तरी गोलार्ध के समय ये तो हो गया सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। अब वहां पर क्या होगा? यहां शीत ऋतु है तो वहां पर कौन सी ऋतु हो जाएगी? चलो दक्षिणी की गोलार्ध की भी बात कर लेते हैं। उल्टा कर दीजिए, पूरा का पूरा उल्टा कर दो। यहां शीत ऋतु, चलो शीत का उल्टा क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। यहां पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, उल्टा कर दो। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। कब की बात कर रहे हैं? 23 दिसंबर की। अब आपके किताब के अंदर एक बात और आ रखी है कि जब अपन क्रिसमस डे अपन मनाते हैं, उत्तरी ध्रुव वाले क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को अपन मनाते हैं सर्दियों के अंदर। तो एक ऐसे देश का नाम बताइए जो क्रिसमस डे है वो गर्मियों के अंदर मनाता है। वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्रिसमस डे बनाया जाता है वो गर्मियों के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस समय ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ये रहा अपना ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कहां पर आ गया भाई? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आ गया। गर्मी यहां पर क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। तो गर्मियों में ये दिन मनाएंगे 25 दिसंबर, यानी वहां पर जो क्रिसमस डे मनाया जाता है गर्मियों के अंदर मनाया जाता है। सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, यानी ठीक इसके विपरीत हो गया दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। यहां पर बात करेंगे जब अपने यहां पर बसंत ऋतु है
तो वहां पर कौन सी ऋतु हो जाएगी? शरद ऋतु हो जाएगी। दिन और रात तो बराबर होंगे, केवल ऋतु में परिवर्तन आएगा। यहां पर अब देखो, यहां उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु है, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु हो जाएगी। यहां सबसे बड़ा दिन है तो वहां सबसे बड़ी रात हो जाएगी। और वापस यहां पर अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहां पर दिन और रात तो बराबर ही रहेंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो दक्षिणी गोलार्ध हो, लेकिन ऋतु यहां शरद है, यानी यहां पर शरद ऋतु है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? बसंत ऋतु हो जाएगी। तो ये आपका जो तीसरा अध्याय है पृथ्वी की गतियां कंप्लीट होता है। एक बार वापस इस वीडियो को देखना, जहां पर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।